Hello everyone. Today we are going to solve CGL 2023 21st जुलाई शिफ्ट फर्स्ट के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द समर 1893 मिस Sullivan and I visited the World's Fair with Dr. Alexander Graham Bell. I recall with unmixed delight. आपको डिलाइट का एप्रोप्रिएट सिनोनिम लिखना है. डिलाइट का, तो डिलाइट का मतलब हम जानते हैं, डिलाइट मीन्स इंजॉयमेंट, प्लेजर. तो डिलाइट का सिनोनिम हो गया. यहां डिस्मे नहीं होगा. डिस्मे का मतलब होता है डिस्ट्रेस, दुख. डिस्ट्रेस, डिस्मे का मतलब होता है डिस्ट्रेस, दुख. इंचेंट का मतलब होता है डिलाइट. तो ये हमारा सही ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन इज 2. मेमोरी आप जानते हैं, इमोशन भी जानते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर 2. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Hardly we had boarded the train when it started to move. जब भी हम hardly का प्रयोग करते हैं, तो यहां hardly के तुरंत बाद, hardly के बाद में आता है helping verb. हमें यहां करना क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. ऑप्शंस कहां हैं? ऑप्शन हमें देखने हैं. ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये होगा कि सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि हार्डली हैड वी बोर्डेड. मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, आप ये चेक कर लेना. हार्डली के तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है. हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन. हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन. जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़े, हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव. ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर देन का प्रयोग नहीं होकर के व्हेन का होता है. व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव. जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलना शुरू कर दिया, ट्रेन खुल गई. व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव. अब आपको इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके इसके अनुसार आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना. यहां ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप इसके अनुसार सिलेक्ट कर लेना. करेक्ट सेंटेंस होगा हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. वेडिंग इन्विटेशंस विल बी सेंट बाय देम. तो हम यहां ऑब्जेक्ट बाय देम है, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं. विल बी है तो विल बी का हम एक्टिव वॉइस पे विल हो जाएगा. दे विल सेंड द वेडिंग इन्विटेशंस. दे विल सेंड वेडिंग इन्विटेशंस. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. ये गलत है, विल भी तो होगा ही नहीं. विल के बाद सेंट होता नहीं है, विल भी सेंट होता नहीं है. आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जानना भी चाहिए. दे विल सेंड वेडिंग इन्विटेशंस. ये करेक्ट एक्टिव वॉइस है. पैसिव में दिया हुआ है, हमको एक्टिव में चेंज करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर. ये है डिजायर. डिजायर्ड का स्पेलिंग सही है. इंस्टेंटेनियस, इसका स्पेलिंग गलत है. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2
हमारा आंसर है, क्योंकि हमें मिस स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही करके लिखता हूं, आप इसको याद करना। इंस्टेंटेनियस, यहां पर आई नहीं होकर के ई होता है। इंस्टेंटेनियस TANEOUS, इंस्टेंटेनियस। यहां पर आई लिखा हुआ है, यही गलत है, यहां पर ई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Following sentences has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Vinay said that he is coming. अब ये इनडायरेक्ट में बनाया हुआ है, तो इनडायरेक्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में होगा। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट है, क्योंकि कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो यहां होना चाहिए था ही वॉज कमिंग। तो हमको यहां ऐसे सेंटेंस चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो यहां एरर है, ही इज कमिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आवर आंसर। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नोजल का स्पेलिंग सही है, मॉइस्चर का स्पेलिंग सही है, ऑलमोस्ट का स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग सही मैं लिख देता हूं, ऑलमोस्ट में डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। ट्रेबल का स्पेलिंग भी सही है। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. हर रूम लुक्स वेरी मेसी. मेसी का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड. इसका होता है सिनोनिम, डिसऑर्डर्ड हो गया या अनटाइडी हो गया, और इसका एंटोनिम होता है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड. ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं आपको लिख देता हूं, ऑर्गेनाइज्ड. ये हो गया इसका एंटोनिम, और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं. डिसऑर्डर्ड, मेसी मीन्स डिसऑर्डर्ड. ये हो गया इसका सिनोनिम, डिसऑर्डर्ड, और ये हो गया इसका एंटोनिम. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम. इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, तो क्या हो जाएगा, द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय हिम. आइए देखिए, द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय हिम. ऑप्शन नंबर 2. द क्राइम, यहां देखिए ये हैव लिखा हुआ है, ये गलत है. ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा. आइए देखते हैं, तो ऑप्शन 3rd एंड 4. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय हिम. द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय हिम. द क्राइम हैजंट बीन कमिटेड बाय हिम, ये करेक्ट है. Place that a person treats as his permanent home or lives in and has a substantial connection with. इसको क्या बोलते हैं, डोमिसाइल. इस चीज को, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम बोलते हैं डोमिसाइल. इसको आप याद करना. A place that a person treats as his permanent home is known as domicile. और फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं, जहां आप रहते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसको कहते हैं परमानेंट एकोमोडेशन सर्टिफिकेट. और ये इम्बैंकमेंट लिखा हुआ है, इम्बैंकमेंट का मतलब होता है डैम. आप नदियों पर देखते हैं इम्बैंकमेंट बना होता है. ओसिस आप जानते हैं, ओसिस डेजर्ट में होता है, और रिसोर्ट भी जानते हैं. रिसोर्ट इज ए टाइप ऑफ picnic spot. Now, parts of the following sentence have been given as options. She was waiting for a opportunity. ये गलत है. For a opportunity गलत है. यहां होना चाहिए
फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये देखिए फॉर, ये गलत है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पूरा दिख नहीं रहा है लेकिन ये दिखने से पता चल जाता है फॉर एन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के पहले एन लगेगा, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एन होना चाहिए। यहाँ ए गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए एन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड। बैड ब्लड का हमें एप्रोप्रिएट मीनिंग लिखना है इस सेंटेंस के आधार पर। इस आउट ऑफ द 4 sentences we'll find out the meaning of bad blood. The gangster had some bitter relationship. बैड ब्लड का मतलब यही है, bitter relation, शत्रुता, enmity. बैड ब्लड मीन्स enmity, शत्रुता, enmity। यही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर सेंटेंस 1 में इसका मीनिंग लिखा हुआ है बैड ब्लड का, बाकी में नहीं। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्ब्ड का हमें सिनोनिम लिखना है। एब्जॉर्ब्ड का सिनोनिम लिखना है तो देखिए रीस्टोर्ड नहीं होगा, रिप्लेस्ड नहीं होगा, प्रीऑक्युपाइड नहीं होगा, क्या होगा? सोक्ड। एब्जॉर्ब का सिनोनिम हो गया सोक्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू वेस्टर्न आई स्पेंड almost every winter in the north. Once I went on a visit to a New England village with its frozen lakes and vast snow fields. तो वास्ट का हमें सिनोनिम लिखना है। ऑप्शंस आर नॉट विजिबल हियर। वास्ट का सिनोनिम होगा एक्सटेंसिव। वास्ट का सिनोनिम हो गया एक्सटेंसिव। वास्ट का सिनोनिम हो गया एक्सटेंसिव। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in sentence. The players distributed the reward between themselves. Between themselves नहीं होगा, क्या होगा? Among themselves। जब दो से ज्यादा के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां हम among का प्रयोग करते हैं। दो तक में हम between का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो दो नहीं रहते, प्लेयर दो से ज्यादा होते हैं, यहाँ among का प्रयोग होगा। तो आप देखें among themselves। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। Identify the option that defines the get and get most appropriately. गेट और गेट का मीनिंग आपको देखना है। एक गेट तो आप जानते हैं, गेट एक बैरियर होता है और ये गेट होता है मैनर ऑफ वॉकिंग। इस गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट, ये टाइप ये गलत है। गेट मीन्स टू अचीव, ये वो गेट तो GET होता है। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर, ये तो सही है, लेकिन एंड गेट मीन्स लेदर लेग, ये सब गलत है। तो यहाँ सही है। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर यूज टू क्लोज एन ओपनिंग इन ए वॉल, फेंस और हेज। एंड गेट मीन्स पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस में, 4th सेंटेंस में गेट और गेट का मीनिंग दिया हुआ है। गेट मीन्स बैरियर, गेट मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। नाउ ईडियम दिया हुआ है परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ये सब गलत है। सही क्या है? वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 4। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence. 17। अब आप देखिए, जहां भी नाम दिया हुआ वो जनरली वो फर्स्ट सेंटेंस होता है।
तो यहाँ सी में फ्लेमिंग का नाम दिया हुआ है। फ्लेमिंग बिकम फेमस ओवरनाइट एंड वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। अब आप ऑप्शन में देखिए कि सी अगर पहले कहीं दिया हुआ है और वो भी एक जगह दिया हुआ है तो बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन हो गया सी ए डी, सी ए डी और बी। सी फर्स्ट होना ही होना है, कहीं भी सी नहीं है तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनियल, जेनियल का मतलब क्या होता है? चीयरफुल। जेनियल मीन्स चीयरफुल। डिस्पोंडेंट होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। जेनियल मीन्स चीयरफुल। नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ओन के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। माई फ्रेंड ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन, तो हमें मॉडिफिकेशन करना है इसको, तो क्या होना चाहिए? ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ओन तो होगा नहीं, यूज ओन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओन के पास के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, यानी कि हम और यहाँ पर ये स्पेलिंग भी गलत लिखा है, OWN लिखना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इज ओनिंग, OWNING, ओन से बना है। मेन वर्ड क्या है? ओन। ओन मीन्स टू पॉसेस, ओन मीन्स टू पॉसेस, टू हैव, टू पॉसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट। अब इसमें ऑप्शंस आर नॉट विजिबल, तो हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। द बुक हैज अ यूनिक, डिफिकल्ट, ट्रिवियल, कॉम्प्लेक्स। द बुक हैज अ यूनिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर 1, द बुक हैज अ यूनिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन इज द puzzles, activities and measures dash the students to develop critical thinking। क्या होगा? The puzzles, activities and measures help, क्योंकि प्लूरल नंबर है तो हेल्प से नहीं होगा। The puzzles, activities and measures help the students to develop critical thinking, logical and motor skills। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर हेल्प। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर 2 हेल्प the students। Now after every lessons exercises are incorporated। After every lessons, fourth, brainstorming is the correct one। brainstorming after every lesson brainstorming exercises are incorporated fifth is also not visible। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस except 2-3 questions whose options are not visible here। So thank you very much, please revise it। We will see you, let us see
tomorrow. Let's meet tomorrow. Thank you very much. Keep listening.